आज के इतिहास के क्लास में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने इतिहास पाठ 1 से 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया था, किंतु उस पाठ से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न रह गए थे जिसे मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ये सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इन प्रश्नों पर आने के पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक मेरा प्रत्येक वीडियो पहुंचता रहे। तो आइए प्रश्न 1 की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न 1 कहता है, किस ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई थी? चूँकि इसके पहले 1 से 25 नंबर क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया था। अब 26 नंबर प्रश्न है ये कि किस ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई थी। आपके सामने ऑप्शन दिया है 4। ये ऑप्शन है 1860 ईस्वी, 1861 ईस्वी, 1862 ईस्वी या फिर 1863 ईस्वी। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गैरीबाल्डी ने 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण की योजना बनाई थी। कब बनाई थी? 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण की योजना बनाई थी। उस आक्रमण के योजना का खुलकर विरोध काउंट काबूर ने किया और रोम की रक्षा के लिए वहां पीडमाउंट की सेना भेज दी। किसके खिलाफ? तो गैरीबाल्डी के खिलाफ। वहां गैरीबाल्डी का मुलाकात काउंट काबूर से हुई। गैरीबाल्डी ने काउंट काबूर के विपक्ष में युद्ध करना नहीं चाहता था, अतः उसने रोम अभियान त्याग दिया, अर्थात युद्ध को रोक दिया। अतः हमारा प्रश्न के अनुसार आंसर सी सही हो जाएगा, 1862 ईस्वी में। चलिए अब प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 पर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर एक साधारण किसान की भांति अपना जीवन जीने की ओर चल दिया। तो इस प्रश्न से संबंधित पिछले वीडियो में मैंने भी चर्चा कर दिया था, फिर भी ये 4 ऑप्शन पर हम नज़र डालते हैं। विक्टर इमैनुएल, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी या इनमें से कोई नहीं। तीन चारों में से कौन था जिसने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित करके और एक किसान की भांति जीवन जीने की ओर चल दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैरीबाल्डी ने। आप लोग ऑप्शन सी को सही मारिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने गैरीबाल्डी की जीवन लिखी? आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं आपके सामने। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इनमें मैं बता देना चाहता हूं आपको कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो प्रतिष्ठा महात्मा गांधी को प्राप्त है, शायद वही प्रतिष्ठा इटली में गैरीबाल्डी को प्राप्त है। यदि गैरीबाल्डी चाहता तो इटली का सम्राट बन सकता था, किंतु वह सब कुछ त्याग कर सारी संपत्ति राष्ट्र को सौंप कर और एक साधारण किसान की भांति जीवन जीने लगा। इसी त्याग और बलिदान के प्रतिमूर्ति की जीवनी लाला लाजपत राय ने लिखी थी। किसने लिखी? तो लाला लाजपत राय ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, लाला लाजपत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई? तो काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई, इससे संबंधित 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जिनमें से सही का चुनाव आपको करना है। 1860 ईस्वी में,
1961 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, या फिर 1865 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1862 ईस्वी में, अर्थात काउंट काबूर की मृत्यु 1862 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। चलिए अब प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली कब एकत्रित हुआ, एक हो गया? 1861 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, या फिर 1871 ईस्वी में? तो दोस्तों, इटली का एकीकरण कोई एकमात्र एक व्यक्ति ने नहीं किया था, बल्कि मेजिनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी एवं विक्टर इमैनुएल जैसे शासक के योगदान के कारण संपन्न हुआ था। कब? तो 1871 ईस्वी में। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। तो इटली का पूर्ण एकीकरण हुआ 1871 में, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? जर्मनी के एकीकरण जो हुआ उसका श्रेय पूर्ण रूप से किसको दिया जाता है? कौन इसकी पृष्ठभूमि का निर्माण किया? क्या बिस्मार्क ने किया, या नेपोलियन बोनापार्ट, या हीगेल, या इनमें से कोई नहीं? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, अर्थात जर्मन के एकीकरण की पृष्ठभूमि को तैयार किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन आखिर क्यों? तो बड़े ही गौर से सुनिएगा आप लोग कि जर्मनी 18वीं सदी में लगभग 300 से अधिक छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। इन रियासतों को नेपोलियन ने मात्र 39 राज्यों का एक संघ बनाकर जर्मनी की राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया, जिसके कारण आगे चलकर जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि का तैयार हुआ। इसलिए जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि का तैयार करने वाला कौन था? तो नेपोलियन। सही ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि प्रसा का चांसलर बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, हीगेल, हम्बोल्ट, जैकब ग्रिम, या उपयुक्त तीनों। किनसे वो अधिक प्रभावित था? तो दोस्तों, जो प्रसा का चांसलर बिस्मार्क था वो हीगेल के विचारों से प्रभावित था। किसके विचारों से? हीगेल के विचारों से। हीगेल के विचारों से प्रभावित था। हीगेल जर्मनी की एक प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक था जिसने बिस्मार्क को अधिक प्रभावित किया। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 33 प्रश्न है कि जालवेरिन क्या है? जालवेरिन क्या क्रांतिकारी दल है, या फिर व्यापारियों का संघ है, या विद्वानों का दल है, या इनमें से कोई नहीं? तो जान जाइए, जालवेरिन व्यापारियों का एक संघ था। क्या था? व्यापारियों का संघ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 पर आइए। 34 पर कह रहा है कि विलियम ने अपना चांसलर किसे नियुक्त किया था? विलियम ने अपना चांसलर किसे नियुक्त किया? क्या बिस्मार्क को किया था, या विक्टर इमैनुएल को, या फिर काउंट काबूर को, या इनमें से किसी को नहीं?
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिस्मार्क को। किसको? बिस्मार्क को। क्योंकि विलियम ने जर्मनी के एकीकरण को ध्यान में रखकर बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया, जो कि एक महान कूटनीतिज्ञ था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आइए प्रश्न नंबर 35 पर चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न हो रहा है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? हीगेल, काउंट काबोर, विक्टर इमैनुएल या फिर बिस्मार्क ने? तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया, जिसका तात्पर्य था कि सैन्य उपायों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव था, और इसने एक सशक्त सेना का गठन किया था। किसने? बिस्मार्क ने। चलिए प्रश्न नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, सेडान का युद्ध कब हुआ? सेडान का युद्ध कब हुआ? क्या 1865 में हुआ, या फिर 1868, या फिर 1870, या 1875? तो सेडान का युद्ध आप जान जाइए कि सेडान का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में। किसवी में हुआ था? 1870 में। अब किसके किसके बीच हुआ था, ये हम अगले प्रश्न पर विचार करेंगे। आइए प्रश्न नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। ठीक वही प्रश्न कि सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए प्रश्न नंबर 38 की ओर चलते हैं। हमारा 38 प्रश्न है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तुर्की, यूनान, हंगरी और पोलैंड। इन चारों में से जो उचित हो उस पर चिन्ह लगाइए। ताइए मैं ही बता देता हूं कि 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यूनान, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यदि ऐसा कहा जाए कि साहित्य, दर्शन, चिकित्सा आदि के जनक यूनान है, तो इसमें कोई शक नहीं होगा। मुझे लगता है कि केवल यूरोपवासियों के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व का प्रेरणा स्रोत यदि कोई रहा है तो यूनान ही रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा यूनान। प्रश्न नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गए। वो किस देश के थे? बहुत सुंदर प्रश्न है, इस पर पुनः विचार कीजिएगा कि महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गए, तो आखिर वो किस देश के थे? अन्य दूसरे देश के निवासी दूसरे देशों की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दे दें तो बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों जान जाओ कि लॉर्ड बायरन मुख्य रूप से इंग्लैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तो इंग्लैंड के निवासी थे। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड। प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 40 की ओर। 40 प्रश्न कह रहा है एड्रियानोपोल की संधि कब हुई? ऑप्शन 4 दिए गए हैं आपके सामने, 1825, 1821, 1826 या फिर 1829। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा 40 का डी, 1829 ईस्वी। 1829 ईस्वी में
एड्रियानोपोल की संधि हुई थी। किनके किनके बीच? तो तुर्की और रूस के बीच हुई थी ये संधि। कौन संधि? एड्रियानोपोल की संधि। याद रखेंगे इसको। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया, अर्थात यूनान पूर्ण रूप से कब स्वतंत्र हो गया? 1830, 1832, 1835 और 1848। ये 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा 1832। 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। 1832 ईस्वी में, याद रखेंगे इसको। आइए प्रश्न नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न हमारा कह रहा है हंगरी पर किस देश का आधिपत्य था, अर्थात हंगरी को किसने अपने कब्जे में रखा हुआ था? हंगरी किसके पराधीन था? 4 ऑप्शन है, प्रसा, ऑस्ट्रिया, फ्रांस या फिर इंग्लैंड। तो जी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था, इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। आइए प्रश्न नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न है हंगरी की राजधानी कहाँ है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पैक्स, मिस्कॉल, बुडापेस्ट या फिर रोम। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पैक्स हंगरी का ही एक शहर है। मिस्कॉल ये भी हंगरी का ही शहर है। बुडापेस्ट ये भी हंगरी का ही शहर है, किंतु रोम हंगरी का शहर नहीं है। रोम इटली की राजधानी है। तो अब ऑप्शन हमारे पास 3 रह गए, पैक्स, मिस्कॉल या बुडापेस्ट। तो इसका सही आंसर आप हमें कमेंट पर बताएंगे, मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, आप इसका आंसर बताएंगे स्वयं अपने से। हम प्रश्न नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न है भारत का वह कौन शासक था जिसने 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना कराई? भारतीय शासक और 1789 ईस्वी में जैकोबिन क्लब की स्थापना कराई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टीपू सुल्तान। कौन? टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना कराई थी। आपको मैं बता दूं कि टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था, जो आगे चलकर मैसूर का शासक बना था। उसी ने 1789 ईस्वी में जैकोबिन क्लब की स्थापना कराई। प्रश्न ऐसे भी आ जाएगा कि टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना कब कराई? तो आप मारिएगा 1789 ईस्वी में। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। आइए प्रश्न 45 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी एशिया या फिर यूरोप। तो दोस्तों निश्चित रूप से जान जाइए इटली और जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए ये 45 प्रश्न पाठ 1 का बड़ा ही महत्वपूर्ण था, और पुनः नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं दूसरे विषय को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।